नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सारे लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे और आपके स्टडी भी प्रॉपर वे में चल रही होगी। तो अंकित, खुशाब, राहुल, गौरी एंड श्यामनाथ एंड सुजीत जी, हुकुम जी, कुलदीप एंड अंकित, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मिस्टर एक्स तोमर, वेलकम इन द सेशन। कैसे हैं आप लोग? चलिए तो फटाफट जल्दी से सारे के सारे लोग कमेंट करें और बताएं कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है और मैं विजिबल हूं। प्लीज कमेंट एंड टेल मी एवरीथिंग इज प्रॉपर इन माय सेशन। चलिए, सुमित गुड मॉर्निंग, राहुल गुड मॉर्निंग, हुकुम गुड मॉर्निंग, अंकित ऑल क्लियर, ओके गुड मॉर्निंग मिस्टर तोमर एंड सुमित जी, थैंक यू। मोती गुड मॉर्निंग भाई, कहाँ थे मोती जी? आप कभी कभी सेशन से गायब नजर आते हैं। संदीप गुड मॉर्निंग भाई, सुजीत जी गुड मॉर्निंग, मोती एंड यार ऑल स्टूडेंट्स। चलिए तो फटाफट जल्दी से सारे के सारे लोग कनेक्ट होइए। रघुनाथ जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, राइट के। और इसके बाद आज आपका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के बारे में भी थोड़ा सा आउटलाइन में आपको दे दे रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में आपका यूनियन एंड स्टेट है। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। आपका संघ क्या है, आपके संघ में कितने राज्य हैं, और अगर नया राज्य बनाना हो, नए राज्य को बनाना हो तो किसके पास पावर है और कैसे वो बनेगा। और इसके बाद आपके पार्ट सेकंड में आपके सिटीजनशिप से जो है जुड़ा हुआ प्रोविजन है कि नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या तरीके हैं, क्या कानून बनाया गया। तो बेसिक डिस्कशन इसका करने के बाद हम लोग फंडामेंटल पर आएंगे। ओके, तो यहाँ से सवाल बहुत बेसिक बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट पर डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू यूनियन एंड स्टेट। यूनियन एंड state, that's part first, and that is mentioned in article first to article 4। अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि अगर किसी नए राज्य की स्थापना करना है, किसी नए राज्य को बनाना है, तो नए राज्य की स्थापना करने का अधिकार किसके पास है? नए राज्य की स्थापना करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद के पास है, और ये बात बताई गई है आर्टिकल 2 में। और यहीं पर आर्टिकल 3 भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी राज्य का नाम, सीमा या इस प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए संसद को साधारण संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो ऑर्डिनरी लॉ ला करके किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है, सीमा बदली जा सकती है, या फिर नए राज्य की स्थापना भी की जा सकती है। तो पार्ट फर्स्ट इज रिलेटेड टू यूनियन एंड स्टेट। अब थोड़ी सी चर्चा यही है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आर्टिकल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल 2 को याद रखिएगा, शेष आपको इस पार्ट से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। शेष सारी बातें हम आपको अपने जो है अदर क्लासों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट सेकंड की। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड आपका रिलेटेड है, जी हाँ, सिटीजनशिप से। किससे? नागरिकता से। ये संबंधित है नागरिकता से। और इस पार्ट में जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि अभी आपके 2019 में नागरिकता संशोधन बिल आया और उसमें सीएए का प्रोविजन किया गया, इसलिए ये पार्ट थोड़ा सा हिटेड हो गया है। तो नागरिकता के विषय में जो प्रोविजन किया गया है आपके संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। और इस पार्ट में दो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक है आर्टिकल 9 और एक है आर्टिकल 11। क्लियर? कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है? 9 एंड 11। आर्टिकल 9 में एंड ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की समाप्ति के बारे में बताया गया है कि आपकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी, और उसके 3 तरीके बताए गए हैं। और आर्टिकल 11 में ये पावर दिया गया है संसद को कि नागरिकता के विषय में कानून कौन बनाएगा, नागरिकता के विषय में, नागरिकता प्राप्ति या समाप्ति के विषय में कानून कौन बनाएगा। तो इस कानून को बनाने का अधिकार जो है दिया गया है किसको? संसद को। और संसद ने क्या नागरिकता के विषय में कानून बनाया?
मिस्टर मनोज, नितिन एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट एंड टेल मी कि क्या पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप के विषय में कानून कोई बनाया है? यस, नागरिकता के विषय में कानून बना 1955 में, 1955 में। देयर इज अ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम। इसे क्या कहते हैं? भारतीय नागरिकता अधिनियम कहते हैं। और इस अधिनियम में अब तक कई बार परिवर्तन किए जा चुके हैं। 2019 में इसमें फिर परिवर्तन किया गया और CAA आया, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक, इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक, यहाँ पर बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है और अल्पसंख्यक में हिंदू, ठीक है, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, इस धर्म के लोग माने जाते हैं। और इन अल्पसंख्यकों की नागरिकता के विषय में प्रोविजन किया गया कि अगर इस देश से माइग्रेट होकर लोग भारत आए हैं और रह रहे हैं 2014 के पहले, तो उन्हें नागरिकता स्वतः दे दी जाएगी। ओके, तो ये कानून बना 2019 में, हाल फिलहाल। इसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है, जो है आपका फंडामेंटल राइट। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और वर्तमान समय में देखें तो आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। मतलब क्या पहले कम थे? पहले आपके पास कितने मौलिक अधिकार थे? 1978 के पहले, ठीक है, कितने मौलिक अधिकार थे? और अभी 6 हैं। अभी तो 6 हैं, ठीक है। 1978 के पास पहले एक भी नहीं थे। राहुल, चलिए, राजकुमार, सुमित एंड कुलदीप ने बताया कि 1978 के पहले 7 थे, 1978 के बाद 6 हो गए। तो एक कहाँ गायब हुआ? क्या हुआ उसका? कैसे गया वो? इसके विषय में किसने प्रोविजन किया? ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई पूरी दुनिया में। और बिल्कुल, राइट टू प्रॉपर्टी, ओके। और भारत में ये कैसे आया? कौन इसके लिए प्रयास किया? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसने आज़ादी के पहले प्रयास किया और किसने आज़ादी के बाद इसमें जो है इसका प्रोविजन किया? तो बहुत ढेर सारे मुद्दे, बहुत ढेर सारे प्रश्न यहाँ से बनते रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट। समाप्ति का अधिकार को बदला गया। राजकुमार जी, नागरिकता की समाप्ति के 3 प्रकार हैं, ठीक है मिस्टर राजकुमार। आपको अगर ये मैटर डिस्कस करना है तो डिस्कस कर ही लेते हैं यहीं पर। नागरिकता की समाप्ति के 3 प्रकार हैं, याद रखिएगा आर्टिकल 9 में। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक, स्वतः, स्वेच्छा से। अगर आप सेल्फ इंडिया की सिटीजनशिप समाप्त करना चाहते हैं, किसी और देश की लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, उससे कोई मतलब हमारे देश का नहीं है। अगर आप भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं बस, तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भारत की नागरिकता छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन किसी और देश की नागरिकता लेना भी चाहते हैं। तो यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, तो यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, तो जो है आपकी नागरिकता, ठीक है, स्वतः समाप्त हो जाएगी। और तीसरा प्रोविजन है कि आपके पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो रूल बना करके आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है, संसद के कानून के द्वारा। और संसद ने 1955 में नागरिकता की प्राप्ति के विषय में कानून बनाया और साथ ही साथ नागरिकता की समाप्ति के विषय में भी कानून बनाया। वो कौन सा कानून है, इसे देख लेते हैं कि क्या कानून बना। इसमें कहा गया कि अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध में शत्रु की सहायता अगर आपने की, युद्ध में शत्रु की आपने सहायता की, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा कारण बताया गया कि भारतीय संविधान में अगर आस्था न हो, आपको भारतीय संविधान पर भरोसा न हो, संविधान में आस्था न हो, तब भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।
तीसरी बात कही गई कि यदि 7 वर्ष से आप बिना सूचना दिए गायब हो गए हैं, 7 वर्ष से बिना सूचना दिए आप बिल्कुल मंजीत, युद्ध में शत्रु की सहायता करेंगे तो देशद्रोह तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 7 साल से आप गायब हो गए हैं। अगला बताया गया कि अगर विदेशी पुरुष से विवाह कर लें, आप विदेशी पुरुष से विवाह कर लें और विवाह कर लेने के बाद आप उसके देश की नागरिकता ले लें तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। सिर्फ विवाह के आधार पर नहीं, विवाह के बाद आप उस देश की नागरिकता ले लें। ओके, तो ये तरीके बताए गए 1955 में कि नागरिकता इस आधार पर जा सकती है। बिल्कुल नहीं राहुल जी, आपके यहाँ ब्रिटेन की तरह सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है? एकल नागरिकता। कौन सी? एकल नागरिकता। आप अपने यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकता ही धारण कर सकते हैं, कोई और नागरिकता नहीं। अपने स्टेट के भी आप नागरिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप भारत के नागरिक। क्लियर? कोई डाउट नहीं है किसी को? तो फंडामेंटल राइट्स की तरफ मूव करें। अगर आपको यहाँ से कोई प्रश्न बनता हुआ नजर आ रहा है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम जो है फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस करेंगे और वहां फिर आपको मौका नहीं मिलेगा कुछ पूछने का। अगर आपको पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड से कुछ पूछना है, आपके मन में कोई सवाल कूद रहा है तो यस, वेलकम हारून खान, वेलकम इन द सेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हुकुम जी, अमेरिका जैसे पॉइंट 2, भारतीय संविधान में फेथ ना होने पर, भारतीय संविधान में अगर आस्था न हो, राजकुमार जी आपके परिवार वाले बताएंगे, आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट होगी तब आपके बारे में ऐसा किया जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में आस्था न रखना इन द सेंस आप इंडिया में रह रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिया गया है उसे स्वीकार नहीं करते, आप उनका बार बार उल्लंघन करते हैं और उल्लंघन करने के बाद आप उसको चैलेंज करते हैं कि नहीं, ये संविधान सही नहीं है, इस संविधान को बदलना पड़ेगा, इस संविधान को बदलना चाहिए, तो आपकी नागरिकता ही जा सकती है, आप देश से बाहर भी किए जा सकते हैं, ठीक है। भारत में रहना है तो भारत के संविधान को मानना ही पड़ेगा, आप किसी और देश के संविधान के आधार पर भारत में व्यवस्था नहीं कर सकते। ओके, ओके, चलिए गार्गी यस। चलिए नेक्स्ट, अब आप बात करेंगे मौलिक अधिकार। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया। बेसिकली मौलिक अधिकार नागरिकों की उन्नति, स्वतंत्रता, अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य है और याद रहे इन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है, इस लाइन को अगर डिफाइन करेंगे तो आपको नागरिकता का मौलिक अधिकारों का मतलब अपने आप समझ में आएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये मौलिक अधिकार आपके संविधान में जो दिए गए हैं ये राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। किसके विरुद्ध दिए गए हैं? राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। मतलब आपके नागरिकता के विषय में और आपके मौलिक अधिकारों के विषय में जो है, आपके मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास है। राज्य ही आप वो पावरफुल इंस्टीट्यूट है जो आपके मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो इसलिए न्यायपालिका को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि न्यायपालिका आपके नागरिकों, मतलब भारत के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। तो यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई सरकार, कोई संस्था, कोई राज्य आपके मौलिक अधिकारों को कम करता है, ठीक है, तो आप कहां जाएंगे? आप न्यायपालिका जाएंगे और न्यायपालिका उस मौलिक अधिकार को लागू करवाएगा, क्योंकि ये अधिकार उसके पास है। लागू कैसे करवाएगा उसके लिए आपको आर्टिकल 32 में बताएंगे कि लागू कैसे। तो दुनिया में मौलिक अधिकारों की शुरुआत होती है 1215 में इंग्लैंड से। इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने अपने नागरिकों के लिए एक अधिकार पत्र दिया और इसी अधिकार पत्र को
मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। दुनिया में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ हुई? ब्रिटेन में 1215 में। और 1789 में फ्रांस के संविधान द्वारा स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वलिटी और भ्रातृत्व, जी हाँ, फर्टिनिटी, इसका मैसेज किया गया। और इसके द्वारा आप क्यों देख रहे हैं कि दुनिया में फ्रांस भी मौलिक अधिकारों के बारे में बात करने लगा। बेसिकली इन मौलिक अधिकारों की शुरुआत क्यों हुई ये जान लीजिए। होता क्या है कि जब किसी राज्य की संकल्पना हम करते हैं तो राज्य के केंद्र में एक गवर्नमेंट होती है और ये गवर्नमेंट अपने अधिकारियों के द्वारा पूरे राज्य का संचालन करती है। क्या एक व्यक्ति पूरे राज्य का संचालन कर सकता है अकेले? उसके लिए वो उसे अपने अधिकारी, कर्मचारी, गवर्नर, तमाम लोगों को अपॉइंट करना होगा। तो अगर कोई राज्य अपने राज्य के संचालन के लिए कई अधिकारियों को अपॉइंट करता है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, तो जैसे ए स्टेट हो गया, बी स्टेट हो गया, सी स्टेट हो गया, डी स्टेट हो गया और ई स्टेट हो गया, इन पांचों स्टेटों का पावर सेंट्रल के पास है जो राज्य के नाम से जाने जा रहे हैं। इसने ऑर्डर किया कि आप ABCDE को कि आप अपने सभी निवासियों से, नागरिकों से A1/6 टोटल प्रोडक्शन का टैक्स लेंगे। कितना लेंगे? 1/6 हिस्सा। लेकिन बार बार ऐसा देखा गया कि सेंट्रल के द्वारा आदेश कुछ और दिया जाता है, राज्यों के द्वारा लागू कुछ और किया जाता है। इससे नागरिकों को अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ब्रिटेन के सम्राट ने इस व्यवस्था को अपनाया कि अपने नागरिकों को एक अधिकार दिया, एक ऑर्डर दिया। वो अधिकार भी एक ऑर्डर के रूप में आया और यहीं से मौलिक अधिकारों का सूत्रपात हुआ, यहीं से मौलिक अधिकार स्टार्ट हुए। अब आइए भारत में कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब से शुरू हुई। तो आपको पता है कि 1915-16 में भारत में एक समाज कार्यकर्ती काम करती थी आयरलैंड की, जिनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। ये आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश महिला थी, और इन्होंने भारत में गृह स्वशासन आंदोलन, जिसे आप होम रूल मूवमेंट कहते हैं, इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में ब्रिटेन के शासकों से मौलिक अधिकारों की मांग की कि भारतीय जनता के भी कुछ मूल अधिकार होने चाहिए। 1927 में साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन का विरोध हुआ। उसके अगेंस्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिससे नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस ने भी मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करना शुरू किया। 1931 में कांग्रेस का कराची में सेशन हो रहा था और उस सेशन के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो यहां पर भी मौलिक अधिकारों की मांग हुई और 1931 में ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कांग्रेस और भारत के प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी गए थे और गांधी जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड से भी मौलिक अधिकारों के बारे में बात की। वहां कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की। तो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग स्वतंत्रता के पहले से चली आ रही है। स्वतंत्रता के पूर्व से ही मौलिक अधिकारों की मांग चली आ रही है। क्लियर? लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ये मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं दिए गए। फाइनली तो मिले कब? भारत को आजादी मिली 1947, 1947, 15 अगस्त। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारी संविधान सभा ने हमारे लिए संविधान बनाया और इस संविधान में सरदार पटेल साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के बारे में विचार करें और विचार करके बताएं कि कैसे मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के होने चाहिए। भाई अधिकार तो उतना ही दे सकते हैं ना, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको मैं अपनी क्लास पढ़ने का अधिकार दे सकता हूँ, किसी और की क्लास पढ़ने का अधिकार मैं आपको नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपनी क्लास का अधिकार। आप मुझसे जीएस पूछने के अधिकारी हैं, आप मुझसे मैथ पूछने लगेंगे तो ना तो मुझे आती है। बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक ने डायरेक्ट नहीं मांग की है,
लेकिन बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, इन लोगों ने इनडायरेक्टली डिमांड की है राजकुमार। बाल गंगाधर तिलक 1896 में ही कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये उनका स्टेटमेंट है। और जहां भी स्वराज आ जाता है, स्वराज शब्द जहां पर आता है, वहीं पर फंडामेंटल राइट्स, आपके अपने अधिकार एक्टिव हो जाते हैं। तो डायरेक्ट तो उन्होंने मौलिक अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली मौलिक अधिकार स्वराज में छिपा होता है। क्लियर? जैसे आपके पास वॉलेट हो तो लगभग माना जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ होगा। अगर आपने पर्स रखी है जेब में तो पैसे होने की संभावना होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता, ठीक है, बेरोजगारी में कभी मुफलिसी की हालत में जेब में पर्स तो रहती थी लेकिन पैसे नहीं रहते थे। अब देखा जाता है अब पैसे होते हैं, पर्स कभी कभी नहीं होती, बट पैसे किसी जेब में डाल के निकल गए। बट प्रॉपरली ऐसा होता था, ठीक है। तो स्वराज में अपने आप मौलिक अधिकार छुपा हुआ है। ओके, चलिए, तो ये तो मांग रही मौलिक अधिकारों की। लेकिन मैंने बताया कि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप डिसाइड करें कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कैसे होने चाहिए। और इन्होंने भी काफी देशों के संविधानों का अध्ययन किया। आपको मैंने ही बताया कल कि भारत का संविधान बनाने में लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया है। इन्हीं में से कुछ देशों के संविधानों का अध्ययन पटेल साहब ने भी किया। इन्हें अमेरिका में जो मौलिक अधिकारों का स्ट्रक्चर है वो पसंद आया। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जो मेंशन किया गया है वो किस स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया है? अमेरिकी संविधान के फंडामेंटल राइट्स के स्ट्रक्चर पर। ओके, तो आपको ये बताना है, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अमेरिका के संविधान में, यूएसए के संविधान में फंडामेंटल राइट्स कब ऐड किया गया? स्टार्टिंग से था, बताएं। 1776 में ऐड किया गया, 1786 में ऐड किया गया, 1791 में ऐड किया गया या 1801 में ऐड किया गया? बताएं। ये आपके लिए आज का पहला सवाल है कि अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार कब ऐड किए गए? ए, बी, सी और डी। मैंने ये 4 सवाल आपके सामने रख दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर करना है। क्विज आपका एक 15 सेकंड का एक सवाल। बीच बीच में ऐसे मैं आपको रैपिड फायर टेस्ट भी लेता रहूंगा आपका। कुलदीप, यू आर राइट एंड ओनली फॉर 2 सेकंड फॉर यू। बहुत बढ़िया, काफी कम लोगों ने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है और उनमें से मात्र 21% लोगों ने बताया है कि 1791 में। याद रखिएगा, अमेरिकी संविधान में जब अमेरिकी संविधान बन करके तैयार हुआ तो उस संविधान में भी मौलिक अधिकार नहीं था और इस मौलिक अधिकार की व्यवस्था को अमेरिका के संविधान में बाद में जोड़ा गया 1791। कुलदीप इज राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण भारत में करते हैं। पटेल साहब की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों को डिसाइड किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संविधान सभा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार ऑलरेडी मेंशन थे और भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में कुल 7 मौलिक अधिकार मेंशन थे। कितने? 7। लेकिन एक मौलिक अधिकार हमारे सामने समस्या बार बार क्रिएट कर रहा था और वो मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, क्लियर? और ये राइट टू प्रॉपर्टी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल में नजर आता था, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F। 19F और 31 में राइट टू प्रॉपर्टी नजर आ रहा था और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। आपके भारतीय संविधान के तमाम हिस्सों को ये जो है प्रभावित कर रहा था। जैसे आपको संपत्ति कमाने का अधिकार था, आपको संपत्ति रखने का अधिकार था, इन द सेंस आपको संपत्ति का अधिकार था। अब ये अधिकार क्यों आपके लिए मुसीबत बना हुआ है ये जान लीजिए। पहले तो ये 1951 के पहले जैसे संविधान लागू हुआ, मुसीबत कहाँ नजर आई कि जैसे आपकी संपत्ति मतलब 2 प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति, दूसरी अचल संपत्ति।
ठीक है। अचल संपत्ति में भूमि, मकान वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। यस राहुल जी, तो यहाँ पर आप जान लें कि जैसे सरकार ने प्लान किया कि सरकार को कलकत्ता से, कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली के लिए सड़क बनानी है। वैसे है सड़क कलकत्ता से दिल्ली के बीच में, और इस सड़क को 8 लेन का करना है और चौड़ीकरण करना है इसका। कलकत्ता से सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। ये पहुंच गए कहाँ तक? वाराणसी, मिडिल में वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में काफी लंबे क्षेत्र में जमीनें हैं लोगों की, क्योंकि सड़क तो जमीन पर ही बनती है। क्यों? और भी कहीं सड़क बनने का प्रोविजन है क्या? क्या ऐसा संभव है कि सड़क जमीन पर ना बना करके आसमान में बना दी जाए? ऐसा संभव है? जमीन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना, पूरी सड़क के जैसा ही, पिलर के लिए सही, लेकिन जमीन आपका आधार है। अब बनारस जब पहुंची है बनते बनते सड़क, तो बनारस में आपकी जमीन थी और आपने कहा कि नहीं, हमें संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है। हम अपनी जमीन किसी भी सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि संविधान जो सबसे ऊपर है वो हमें अधिकार देता है कि हमें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है। अब सरकार की तो सारी किए किराए पे पानी फिर गया। इतनी सड़क बनाई जिस उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है, तो सरकार तो फंस जाएगी। तो सरकार ने इसके लिए कानून बनाया, 9वीं अनुसूची बनाई और भूमि संबंधी कानून शामिल कर लिया। समस्या इतनी ही नहीं थी, समस्या और भी थी। उन समस्याओं का समाधान भी करना था। समाधान तलाशा गया लेकिन समाधान मिला नहीं। फाइनली 1978 में इस फंडामेंटल राइट्स को रिमूव किया गया, और रिमूव करके एक नए आर्टिकल 300A में ऐड करके इसे अधिकार तो बनाया रखा गया, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट्स की जगह पर क्या हो गया? लीगल राइट। क्या हो गया? अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। अब मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में डिफरेंस कहां पर क्रिएट हो जाता है ये जान लीजिए। जैसे हमें पैसा कमाने का अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, ठीक है। लेकिन हमारे जीवन जीने का अधिकार ये कैसा है? मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार कैसा है? मौलिक अधिकार है, ठीक। अब जीवन जीने का मौलिक अधिकार हमारे पास है, तो मैं आज सुबह दिन में दाल चावल खाऊंगा। अपने जीवन जीने के लिए तो खाना पड़ेगा हमें ना, चाहे दाल चावल खाऊं, चाहे सब्जी रोटी खाऊं, चाहे सिर्फ और सिर्फ दाल खाऊं, चाहे सिर्फ और सिर्फ रोटी खाऊं, चाहे सिर्फ और सिर्फ पानी पी के रहूं, वो हमारा अपना अधिकार है। इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आज हमने पूजा सुबह की है, हम नहीं करते, हम कभी पूजा नहीं करते, या फिर हम आज नहीं बल्कि रोज लगातार पूजा करते, ये हमारा धार्मिक अधिकार है, हमारी मर्जी, हम पूजा करें या ना करें, ठीक है। हमने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है अपने कंपनी की, क्योंकि हम अपने कंपनी के एम्प्लॉई हैं, ठीक है। और आपने रेड कलर की पहनी होगी, ग्रीन कलर की पहनी होगी, ये आपका अधिकार है कि आप रेड पहने, ग्रीन पहने, ब्लैक पहने, ठीक है, ये आपका अधिकार है। अभी काम जब हमारा खत्म हो जाएगा तो मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा कि मैं चाहे ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनूं या व्हाइट कलर। चश्मा मैंने पहन रखा है, ये मेरा अधिकार है, मैं पहनूं या ना पहनूं। लेकिन अब मुझे पैसे कमाने का भी अधिकार है, ठीक है। पैसे कमाने के अधिकार में हम क्या करते हैं? हम अपने शरीर का मानसिक श्रम बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? मानसिक श्रम बेच रहे हैं। हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान है उसी को आप तक पहुंचा रहे हैं अपने तरीके से। हमारे यहाँ अभी हम बाहर निकले थे, डॉक्टर के यहाँ गए थे, तो वापस आते समय एक लेबर चौराहा है जहाँ पर बहुत ढेर सारे मजदूर खड़े थे जिनके पास काम नहीं है अभी। वो वेट कर रहे थे कोई आए और हमें काम दे, हमें काम के लिए की तलाश थी उन्हें। तो जो मजदूर हैं वो अपना शारीरिक श्रम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शारीरिक श्रम कर रहे हैं। उनके पास मानसिक योग्यता नहीं है, तो अपने शरीर के बल को बेच करके पूरे दिन भर वो अपने बल का उपयोग करेंगे और उसी बिहाफ पर उन्हें क्या मिलेगा? उनका भुगतान मिलेगा। मैं अपने मस्तिष्क का उपयोग करके आपसे बात कर रहा हूं और इसी बात के मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। ऐसा भी संभव है। इस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं
जो अपने शरीर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। अब भारत में तो फिलहाल इसे मान्यता नहीं प्राप्त है, अपने शरीर का गलत इस्तेमाल, इन द सेंस आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में जो बहुत विकसित हैं, वहां पर इस व्यवसाय जिसे आप वेश्यावृत्ति कहते हैं, इसको लाइसेंसिंग, बिल्कुल बहुत मनु बहुत बढ़िया, जिसे आप प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, तो प्रोस्टिट्यूशन के द्वारा भी अर्निंग की जा सकती है। लेकिन भारत इसे कानूनी रूप से मान्यता नहीं देता। अगर भारत भी इसे कानूनी रूप से मान्यता दे देता तो वो भी आपका फंडामेंटल राइट बन जाता कि आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो व्यवसाय अपनाएं, पढ़ाएं, शारीरिक श्रम करें, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन करें। लेकिन भारत में भी एक्सेप्टेशन नहीं है इसकी। तो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में है, लाइसेंस बनता है, लोग अपना बिजनेस करते हैं इसको लेकर के। तो यहाँ पर इसलिए इसे बैन किया गया कि आप पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन उन्हीं तरीकों से जो कानूनी रूप से स्वीकृत है। हमारा फार्म हाउस है, हम अपने फार्म हाउस में गेहूं का उत्पादन करते हैं, चावल का उत्पादन करते हैं। इसी फार्म हाउस में हम अफीम का भी उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हम अफीम का उत्पादन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अफीम का उत्पादन करना हमारे यहाँ गैर कानूनी है। इसका उत्पादन करने के लिए हमें लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। क्लियर? जबकि अफगानिस्तान जैसे देश में ये आराम से आप अपने खेत में उगा सकते हैं, क्योंकि वहां इसका अच्छा व्यवसाय होता है, वहां के लोगों का अधिकार है। आप अपने लोकल मार्केट में बैठ के गेहूं बेचिए, चावल बेचिए, चाहे जो बेचिए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं रहेगा कि भाई आप गेहूं क्यों बेच रहे हैं। लेकिन आप उसी बाजार में बैठ के अफीम बेचना शुरू करिए तो 10 मिनट में अंदर आप हवालात पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो कानूनन अपराध है। तो यहाँ पर लिमिटेड किया गया इस राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को, और यहाँ से उठा के कहाँ ऐड कर दिया गया? आर्टिकल 300A में। और इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बचे? 6 मौलिक अधिकार बचे। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इस विषय में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद अगला लेक्चर इसी का आधा हिस्सा कल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 6 मौलिक अधिकारों की बात करें। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक बताया गया है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जी हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। राइट टू रिलीजन, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आप कह सकते हैं इसे, तो 25 से लेकर 28 तक। और राइट टू, जी हाँ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है। तो आप सोच रहे हो सर 14 से लेके 32 तक तो आपने बताया, बीच में गायब कर दिया, 31 भी गायब है, 12 भी गायब है, 13 भी गायब है, 33 भी गायब है, 34 भी गायब है और 35 भी गायब है। ये कहाँ चले गए? क्यों? इसके विषय में आप खोजना शुरू किए या नहीं किए? बताएं। आर्टिकल 12 में क्या है? आप में से कौन कौन बता सकता है जिसकी चर्चा मैंने अभी नहीं की है? अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं चर्चा जरूर करूंगा। चलिए फटाफट कमेंट करिए कि व्हाट इज मेंशन इन आर्टिकल 12। कमेंट आपका आना चाहिए मेरे इस क्वेश्चन पर। धीरज, अंकित, मनु, राहुल एंड राहुल 2, 2 राहुल है हमारे सेशन में। किसी का भी आंसर नहीं आया कि आर्टिकल 12 में क्या है। बहुत बढ़िया मिस्टर तोमर, आस्था, बहुत बढ़िया। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज, तो नहीं भाई, इस विषय में राज्य कानून नहीं बना सकता। इस विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है, ठीक है। तो जैसा कि आप में काफी लोगों से, बहुत बढ़िया कुलदीप, काफी लोगों ने बताया, इसमें बताया गया है स्टेट। स्टेट क्यों बताया गया है ये भी जान लीजिए। आपने अभी अभी पढ़ा कि ये मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध है। राज्य कहते किसे हैं?
ये तो बताएंगे, तब तो ये डिफाइन कर पाएंगे कि इन्हीं के खिलाफ है। तो इस राज्य राव नाम की जो संस्था है, जिस जिस स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन में बताया गया है कि आपका प्रेसिडेंट, आपका पार्लियामेंट, आपकी गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज हैं सारी, और आपका गवर्नर से लेके स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल और सारी बॉडी, ये सारी चीजें स्टेट में इंक्लूड है। इन लोगों के द्वारा कोई भी ऐसा नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन नहीं बनाया जा सकता जो आपकी समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, इस प्रकार का, या संस्कृत और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता, इस पर कोई भी प्रहार कर सके। तो स्टेट में डिफाइन किया गया है, क्लियर। अब जैसे हमारे यहाँ रेलवे के 18 जोन हैं, पता चला कि किसी जोन ने नियम बना दिया है कि हमारे पहले जो टिकट बुक होगा वो हमारे जोन के लोगों के लिए होगा। भाई जैसे दिल्ली में टिकट बुक हो रहा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी दिल्ली के लोगों को दी जाएगी, उसके बाद जो बचे उन राज्यों की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको बराबरी का अधिकार नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को रोक दिया गया है कि रेलवे भी राज्य का एक अंग है, इसलिए रेलवे भी ऐसा कानून नहीं बना सकता। 13 में कहा गया, 13 में बताया गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी स्टेट के द्वारा, ठीक है, वो समाप्त किया जा रहा है, लिमिटेड किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब जुडिशरी को पावर है कि उसे डिफेंड करे, आपके फंडामेंटल राइट्स को इम्पीच कराए। क्लियर? कोई डाउट, कोई सवाल अगर है तो तुरंत पूछिए, ठीक। अब आर्टिकल 33, 34 एंड 35 के बारे में जान लीजिए। तो ये आर्म्ड फोर्स, ठीक है, सशस्त्र बल के लिए बनाया गया कुछ नियम है कि उन्हें संघ बनाने का अधिकार होगा, नहीं होगा, उनके कैसे अधिकार होंगे, उन्हें किस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाएंगी। तो 33, 34 और 35 आर्म्ड फोर्स के लिए हैं। वो तब आपको बताया जाएगा जब आप आर्मी में शामिल हो जाएंगे। अगर आप उसका हिस्सा बने तो आपको इसकी जरूरत होगी, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, कोई सवाल अभी तक आपका? क्योंकि अब आपका ये एक एक आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वलिटी। किसी के पास कोई सवाल नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं? आस्था गॉट इट? ओके, चलिए, फर्स्ट दैट इज अ राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। 14 से 18 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, कितने हो गए? 5 अनुच्छेद। ये 5 अनुच्छेद किससे जुड़े हुए हैं? समानता से। हर जगह समानता की अपनी एक अलग प्रणाली है, अलग एक व्यवस्था है। आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कुछ भी नहीं राजकुमार जी, नथिंग, ठीक है। डिमांड खैर उन्होंने भी की थी, मांग उन्होंने भी की है, सुझाव उन्होंने भी दिया है, लेकिन कोई ऐसा रोल नहीं है जिसे आप जीएस का पार्ट बना पाए, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? एबिलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सॉरी एबिलिटी नहीं, इक्वलिटी। 13 दोबारा बता दें गौरी जी। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड किया जाता है, सीमित किया जाता है, तो आप क्या करोगे? जैसे प्रधानमंत्री ने आदेश या हमारी संसद ने आदेश दे दिया, ठीक है, कि अभी इधर बीच कोई दुर्घटना हुई है, जी हाँ, अभी महिलाओं से जुड़ा हुआ एक विवाद आया है, महिलाओं से जुड़ा हुआ एक मैटर आया है कि बहुत सी मतलब अनैतिक घटनाएं महिलाओं से जुड़ी हुई पिछले काफी दिनों में हमने देखा। सरकार को लगता है कि नहीं, महिलाओं के साथ ये दिक्कत तब इसलिए आ रही है, ठीक है, कि वो जो है रात में भी घूम रही हैं। अगर दिन में ही महिलाएं काम करें, दिन में ही घूमे टहलें, तो जो है उनके साथ इस प्रकार के हादसे ना हो। सरकार के समझ में आया, हो सकता है कोई तुगलक टाइप का व्यक्ति आ जाए सरकार में,
और वो आदेश दे दे कि नहीं 10 बजे के बाद महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलेंगी, जैसे अफगानिस्तान में दिया गया है आदेश कि बिना बुर्का पहने महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन भारत में क्या कोई महिलाओं का ड्रेस कोड है? कोई साड़ी पहन के निकल के घूम रहा है, कोई सूट पहन के घूम रहा है, कोई जीन्स पहन के घूम रहा है, कोई कोट पैंट पहने हुए है। तो आप जिसमें कंफर्ट होते हो, ठीक है, भारत में अधिकार है कि आप कहीं भी रहो, ठीक है। और ऐसी स्थिति में अगर सरकार कोई आदेश देता है कि नहीं आप यही कपड़ा पहनोगे तो आपके अधिकार का हनन होगा, तब आप प्रधानमंत्री या सरकार के विरुद्ध कहाँ जाओगे? सरकार तो स्वयं पावरफुल है ना, आप अगर नहीं मानोगे उसकी बात तो पकड़ के जेल में बंद कर देगा, गोली मार देगा, जान से मार देगा, फांसी दे देगा, कुछ भी कर सकता है, ठीक। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद जो है 13 में बताया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार कोई भी कम करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, तो आप क्या करोगे? आप जुडिशरी को इन्फॉर्म करोगे यस कि हमारे मौलिक अधिकारों को कम किया गया है, तो जुडिशरी एक्शन लेगी और एक्शन लेने के बाद ये बताएगी कि जो है आपके मौलिक अधिकार लागू हुए, ठीक है। तो आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान लागू होते हैं, किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा न्यायपालिका का कभी-कभी मूवी में कि न्याय की जो देवी होती हैं, उनकी आंख पर पट्टी बंधी रहती है। इसका मतलब समझते हैं? न्यायपालिका की देवी जो होती हैं, कोर्ट वगैरह में आपने देखा होगा कि उनकी आंख पर पट्टी बंधी रहती है। इसका कभी आपने मतलब समझने की कोशिश की? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं कानून अंधा नहीं है, कानून अंधा लूला लंगड़ा बहरा नहीं? आप में से कितने लोग हैं जो अभी तक 2-4 शादियां अटेंड किए हैं, 2-4 शादियों में बारात या अपने घर की शादी में, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों की शादियां अभी नहीं हुई होंगी, लेकिन आप लोगों ने कुछ शादियां तो अटेंड की ही होंगी। बिल्कुल नहीं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता बिना सिंपल एग्जाम्पल के, तो किया ना। जब आप शादी में जाते हैं तो 2 प्रकार के लोग वहां निकल के आते हैं। एक तो दूल्हा जो स्पेशल पर्सन है, और उसी के साथ साथ और अदर्स भी। क्या ये अदर्स और दूल्हे में डिफरेंस होता है? अदर्स और दूल्हे में डिफरेंस होता है ना, हम इसे वेटेज देते हैं, अदर्स को वेटेज नहीं देते, ठीक है। इसको अगर आह निकल जाए तो पूरे बारात में आह निकल जाती है, और शेष आह वो चिल्लाते रहें, लड़ते रहें, भिड़ते रहें, गिरते रहें, पड़ते रहें, नाचते नाचते बहुत से लोग गिर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दूल्हा लड़खड़ा भी गया तो बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूल्हा खास है और सब तो आम है। न्यायपालिका की आंख पर पट्टी इसीलिए बंधी है कि यहाँ कोई आम और कोई खास नहीं है। अगर अपराध बराबर सिद्ध हुआ, आप प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, और आप प्यून हैं या प्यून के बेटे हैं, दोनों का खैर नाम पी से ही शुरू होता है, लेकिन अगर आप दोनों लोगों ने बराबर अपराध किया है, ठीक, अगर आप लोगों ने बराबर अपराध किया है तो आपको सजा भी बराबर ही मिलेगी। न्यायपालिका ये नहीं देखेगा कि आप प्रधानमंत्री और आप प्यून हैं, या न्यायपालिका ये भी नहीं देखेगा, क्योंकि न्यायपालिका की आंख पे तो पट्टी बंधी हुई है, वो कहाँ देखता है, ठीक है, वो अंधा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी आंखें इसलिए बंद रखता है ताकि उससे किसी प्रकार का भेदभाव ना हो जाए। मतलब राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो सभी नागरिकों के लिए समान लागू होता है, किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये तो हो गई सिद्धांत की बात
क्या आपको लगता है व्यवहार में ऐसा है? क्या आपको लगता है कि व्यवहार में भी ऐसा ही है? व्यवहार में ऐसा नहीं नजर आता। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायपालिका तक सही चीजें शासन और प्रशासन के द्वारा पहुंचने नहीं दी जाती। अगर न्यायपालिका के पास जो है सही चीजें पहुंचे तो न्यायपालिका वैसा ही डिसीजन देगा जैसा अभी मैंने बताया कि सजा बराबर। क्लियर? ये बात समझ में आई? अभी आप देखिए, शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, वीआईपी पर्सनालिटी है, बहुत नामी व्यक्ति हैं, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी इनका नाम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उन्हें भी उसी प्रकार ट्रीट किया जा रहा है जैसे एक सामान्य आदमी को। क्लियर? तो ये है आपकी न्याय व्यवस्था। आगे, भेदभाव का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब समझते हैं? आपको पता होगा कि आर्मी में एक वैकेंसी आती है पुजारी की। आर्मी में एक वैकेंसी आती है पुजारी की, और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से विद्यालयों में एक वैकेंसी आती है उर्दू अध्यापक, उर्दू टीचर। क्यों? ये दोनों वैकेंसी आपको पता है कि नहीं? आर्मी में पुजारी की वैकेंसी और यहाँ पर उर्दू अध्यापक। आप बताइए, पुजारी कौन हो सकता है? हिंदू या मुस्लिम? किसी मंदिर का पुजारी कौन हो सकता है? पंडित, हिंदू। चलिए, मैं पंडित जी तक नहीं गया, लेकिन ये कन्फर्म है कि हिंदू हो सकता है। और मुस्लिम उर्दू अध्यापक कौन हो सकता है? मुस्लिम। पक्का मानते हैं? लेकिन कभी इन दोनों वैकेंसियों की विज्ञप्ति पढ़िएगा, सरकार ये लिखती है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर इस व्यक्ति ने संस्कृत माध्यम से आचार्य की डिग्री ली है, ये आचार्य है, शास्त्रीय आचार्य, बीए और एमए को शास्त्रीय और आचार्य कहा जाता है, ठीक है, तो वो पुजारी बन सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति उर्दू माध्यम से अपनी पढ़ाई की है, ठीक है, उर्दू माध्यम उसका रहा है, तो वो उर्दू का अध्यापक हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों जगहों पर कोई बैन नहीं लगाया गया धर्म के विरुद्ध। ठीक। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का जो है सम्मान मिला हुआ है, आप सभी को पता है। बवाल हुआ था ना, सरकार ने अपॉइंट किया था गौतम जी की नहीं, बीएचयू में संस्कृत के प्रोफेसर मुस्लिम थे, अपॉइंटमेंट मिला था उन्हें ना, तो कहीं ना कहीं तो नौकरी वो कर ही रहे हैं। क्लियर? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है। सचिन तेंदुलकर के को जो है ये सम्मान उनकी प्रतिभा, उनके खेल, उनके कौशल के आधार पर मिला है। सचिन के पुत्र, क्या नाम है उनका? सचिन के बेटे का क्या नाम है? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, जल्दी से बताइए, आप लोग तो क्रिकेट वगैरह देखते हैं। अर्जुन तेंदुलकर। ठीक है, आजकल तो सिर्फ आर्यन नाम ही आ रहा है ना। अर्जुन तेंदुलकर। क्या जो सम्मान सचिन को मिल रहा है, सचिन का बेटा होने के कारण अर्जुन को भी मिलेगा भारत रत्न जैसा कि वो सारी सुविधाएं, वो सारी व्यवस्थाएं? नहीं। ठीक नहीं। हर्षद मेहता का नाम सुना है? हर्षद मेहता, विजय माल्या, ठीक है, इनका नाम सुना है ना? ये बहुत बड़े 420 हैं, ठीक है।
हर्षद मेहता, विजय माल्या, ये बहुत बड़े 420 हैं। इनके बेटों को क्या किसी चीज से वंचित किया गया? क्या इनकी संतानों का कोई अधिकार छीना गया? अपराध इनके पिता का है, विजय माल्या का, तो विजय माल्या के बेटे को जेल में डाला जाएगा? नहीं। तो आप किस धर्म के हैं? आपके माता पिता कौन हैं? आप किस जाति के हैं? आप महिला हैं या पुरुष हैं? आप यूपी में पैदा हुए, एमपी में पैदा हुए, राजस्थान में पैदा हुए, बिहार में पैदा हुए, बंगाल में पैदा हुए? इस आधार पर संविधान आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, संविधान की नजर में सभी इंसान हैं और सभी बराबर हैं। अगर किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या कौन है? न्यायपालिका है। ठीक है, कैसे रोकेगी? अभी लास्ट में आर्टिकल 32 में चर्चा करेंगे। ठीक, क्लियर? आर्टिकल 16 में कहा गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक प्लानिंग। ठीक, अभी हमारे मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिए आप लोग अपने अपने स्टेट का नाम और अपने अपने मुख्यमंत्री का नाम कमेंट करें जल्दी से, तो कम से कम कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम लोग जान लेंगे इसी बहाने। चलिए, राजकुमार कह रहे हैं नीतीश कुमार, मतलब ये बिहार के हैं। उत्तर प्रदेश गौतम जी, एमपी शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड कुलदीप जी पुष्कर धामी, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, एमपी शिवराज सिंह, वेस्ट बंगाल कौशिक ममता बनर्जी। ठीक है, तो काफी राज्यों से लोग इसमें सेशन में कनेक्ट हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम आपने सुन लिया। अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पहले गोरखपुर, कौन सा? गोरखपुर मठ के ये क्या थे? महंत थे, बाबा हैं, योगी हैं ये। अभी मोदी गवर्नमेंट ने एक योजना लागू की कि कोविड-19 के दौरान सभी को मुफ्त अनाज मिलेगा। ठीक है, और ये योजना सरकारों के द्वारा लागू किया जाएगा। क्या योगी आदित्यनाथ के पास ये अधिकार है, या नीतीश कुमार के पास ये अधिकार है, या ममता बनर्जी के पास ये अधिकार है, या धामी साहब के पास ये अधिकार है कि वो अपने गोरखपुर पीठ को या किसी अपने विशेष व्यक्ति को 5 किलो की जगह 15 किलो अनाज दे दे ऑन पेपर, लीगल तरीके से? क्या ये अधिकार है इनमें से किसी के पास? नहीं। ठीक, खैर अभी तो काफी लोग इसमें से ऐसे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। अब बात कर लें ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के जो है भतीजे हैं ममता जी के, क्या नाम है उनका? अभिषेक नाम है शायद। ठीक है, अभिषेक बनर्जी। अगर अभिषेक बनर्जी को ममता जी अपना जो है चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहें तो क्या बना सकती हैं? नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि इसके लिए उन्हें आईएएस बनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी खुद अगर आईएएस बनना चाहें तो उन्हें प्री पास, वैसे अब उनकी एज निकल गई है, रिटायरमेंट हो गया है उनका, पहले उन्हें प्री पास करना पड़ेगा, फिर मेंस पास करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब वो आईएएस बन पाएंगे। ठीक, तो राज्य के अधीन अगर किसी पद पर नियोजित होना है, कोई नौकरी पानी है, या फिर राज्य की किसी सुविधा का उपभोग करना है, तो जितना अवसर दूसरे को मिलेगा उतना ही अवसर आपको भी मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद ये है कि अगर राज्य, इस अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है कि अगर राज्य को लगता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, अगर ये समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, सामान्य नागरिक जैसे नहीं बन पाए हैं अभी, तो इनको विशेष सुविधा दी जा सकती है। अब ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि इन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। विशेष सुविधा में सरकार कुछ भी दे सकती है। इनको इकोनॉमिक हेल्प दे सकती है, इन्हें एजुकेशनल हेल्प दे सकती है। ठीक है, इन्हें और भी तमाम प्रकार की सहायताएं दी जा सकती हैं। लेकिन सरकार को क्या लगा
सरकार को लगा कि अगर इन्हें रिजर्वेशन दे दिया जाए तो इनकी इकोनॉमिक हेल्प भी हो जाएगी, जॉब में आ जाएंगे, एजुकेशन भी इनकी अच्छी हो जाएगी, तो अलग अलग प्रकार की मदद नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि एक ही प्रकार के सपोर्ट से ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। तो जो रिजर्वेशन है वो इसका अपवाद है। संविधान हमारा सभी को बराबर मौका देता है, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं। ओके, आगे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांत, सामाजिक असमानता को और व्यवहार। भाई हमारे यहाँ देखा ना कि बहुत पुरानी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, पंडित जी बैठे हैं बस की सीट पर तो और कोई नहीं बैठ सकता। आपने देखा है अम्बेडकर साहब ने महान आंदोलन चलाया था 1927 में कि समाज के उच्च वर्ग के कुएं से निम्न वर्ग के लोग पानी तक नहीं भर पाते थे। तो इन सारी चीजों का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। आप डीएम साहब बन के आए अपने जिले के और आपको जो प्यून मिला है वो एससी है, एसटी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसके हाथ से पानी नहीं पिएंगे। अगर ऐसा बोले तो आप चले जाएंगे नौकरी से, ये प्यून रह जाएगा नौकरी पर, पानी तो आपको इसी के हाथ का पीना पड़ेगा। इसलिए अनटचेबिलिटी एंड हो गई है। ठीक है, उपाधियों का अंत। एक तरफ तो आप अनुच्छेद 14 में सभी को समान बता रहे हैं, उसी तरफ अगर आपने देखा कि ब्रिटिश काल में किसी के पास कैसरे हिंद की उपाधि, किसी के पास नाइटहुड की उपाधि, किसी के पास राय बहादुर की उपाधि, तमाम उपाधियां मिली। इन उपाधियों के साथ आप क्या होते हैं, समाज में विशेष दर्जा पा जाते हैं। क्या पा जाते हैं, विशेष दर्जा पा जाते हैं। तो विशेष दर्जा प्राप्त व्यक्ति को विशेष प्रकार के अधिकार भी होने चाहिए और इसीलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया कि राज्य किसी व्यक्ति को, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, उपाधियां नहीं देगा। और यदि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश से किसी प्रकार की उपाधि मिल रही है तो वो तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति उसकी आज्ञा न दे दे। क्लियर। और तीसरी बात कि पुरस्कार के स्वरूप मिली हुई टाइटल, ठीक है, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, इसे उपाधियों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ये इसके अपवाद हैं। क्लियर। शैक्षणिक उपाधियां भी इसका अपवाद हैं। ओके, तो राज्य न किसी को देगा और न नागरिक किसी से लेगा। अगर बाहर से कोई दे रहा है तो इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति से। अब आ जाइए अगले मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक आपके यहाँ कुल जो है 19, 20, 21, 22 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में अकेले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन एक निकाल दिया गया, अब बची 6। तो कौन कौन सी है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, आपको अपनी बात, अपने विचार कहने की आजादी है। आपको एकत्र होकर के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आजादी है। आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, किस देश के किसी भी भाग में आप आ जा सकते हैं। तो ये हो गया 19A, B, C और D। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 19E, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी अब आप निवास कर सकते हैं। 19F में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब इसे एलिमिनेट करके आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है, अब इसे फंडामेंटल राइट्स नहीं रहने दिया गया। वृत्ति जीविका या व्यापार का अधिकार, आप रेलवे की तैयारी करेंगे, आप एसएससी की तैयारी करेंगे, आप आईएएस की तैयारी करेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं, आप एक बढ़िया रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, आप एक बढ़िया 5 स्टार होटल खोलना चाहते हैं, या आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा व्यापार, कौन सा पेशा, कौन से वृत्ति अपनाना चाहते हैं, ये आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस, आपके लिवलीहुड के लिए आपको आज़ादी दी गई है संविधान से कि आप एसएससी का फॉर्म भरें, चाहे आप रेलवे का फॉर्म भरें। ऐसा नहीं है कि आपने रेलवे की तैयारी करी है, रेलवे के डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपने योग्यता हासिल की है और आप आईएएस नहीं बन सकते। आप बन सकते हैं अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो आप डॉक्टर की डिग्री लेकर के भी आईएएस बनते हैं। क्यों, ऐसा आपने देखा है या नहीं? नेक्स्ट, आर्टिकल 20, अपराध की दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण, प्रोटेक्शन
रिगार्डिंग कन्विक्शन ऑफ क्राइम। इसका मतलब समझते हैं कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दी जा सकती है। इसका मतलब है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि आप कहीं चोरी करने गए थे। वैसे आप ऐसा करते नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्यारे बच्चे ऐसी कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। और चोरी करने गए थे, आप वहां सामान समेट ही रहे थे, तब तक घर का मालिक जाग गया। आप गए थे क्या करने? चोरी। अगर चोरी करते हुए पकड़े जाते तो 6 माह जेल की सजा होती। घर का मालिक जाग गया। प्रेस की स्वतंत्रता, ये आपने देखा नहीं, यहां बताया गया है प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 फर्स्ट ए मंजीत, ओके। इसी में आपका राइट टू इंफॉर्मेशन भी है, ये भी ऐड कर लीजिए। आरटीआई भी इसी में है, सूचना का अधिकार। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आप चोरी करने गए थे और हुआ क्या कि घर का मालिक जाग गया। अब पकड़े जाते तो पीटे भी जाते, जेल भी जाते। आपने सोचा कि इसको धक्का देके भाग जाते हैं। आपने उसे धक्का दिया और भाग गए। जब आपने धक्का दिया तो घर का मालिक गिर गया और उसका सर यहाँ से यहाँ तक फट गया। बहुत ज़्यादा चोट लगी, गंभीर चोट, मतलब वह मृत्यु के आसपास पहुंच गया। तो मतलब आपके ऊपर दूसरा मुकदमा लगेगा, क्या? जान से मारने का प्रयास, ठीक है। आपसे अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास, और हत्या के प्रयास के लिए कम से कम 7 वर्ष की सजा है, ठीक। हाफ मर्डर, यस। अब आप बताइए, आप तो गए थे चोरी करने, बचने के लिए ढकेले, आपने 2 अपराध कर दिया एक ही साथ, चोरी भी करी और हत्या का प्रयास भी किया, हाफ मर्डर। अब आप बताइए आपको कौन सी सजा दी जाए, 6 महीने की कि 7 साल की, कि दोनों सजा दी जाए, 7 वर्ष और 6 माह? बताइए कौन सी, ए दी जाए, बी दी जाए या सी दी जाए? आपने ये दोनों अपराध एक साथ किया है, ठीक। आपको ये सजा मिलेगी कि इन दोनों अपराधों में जो सजा बड़ी होगी वो दी जाएगी, ठीक। आपको सजा तो दोनों मिली, लेकिन जब आप 7 वर्ष की सजा काट रहे थे तो ये सजा उसी के बीच में गुजर गई, ठीक। चलिए, आपने ये चोरी और हत्या का प्रयास किया 2021 में, मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर हुआ, मुकदमा चला 10 वर्ष तक। कभी कभी होता ना 10-10 साल मुकदमा चला और सजा ना हुई, ऐसा आपने देखा होगा बहुत बार कि दंगे हुए, फसाद हुए, 10 साल मुकदमा चला और सजा नहीं हुई। ऐसी कंडीशन में 2021 में सजा थी 7 वर्ष और 2031 में आपको सजा सुनाई गई, लेकिन बीच में ही कानून बदल गया, 2025 में सजा कर दी गई 10 वर्ष। अब आप बताइए कि 2031 में जब फैसला होगा तो आपको 7 साल की सजा दी जाएगी कि 10 साल की? 7 साल की। जिस समय आपने अपराध किया है उसी कानून के तहत आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। 2021 में 7 साल की सजा थी, आप 7 साल की सजा पाएंगे। अगर आपके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हो रहा है और प्रशासन, शासन, राज्य आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि आप अपना अपराध कबूल करें और आप स्वयं के विरुद्ध गवाही दें, तो आप ऐसा न करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आप अपने ही विरुद्ध गवाही दें, उसके लिए आप आजाद हैं। क्लियर? तो ये हो गया अनुच्छेद 20। चलिए 21 की बात करें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा, पर्सनल फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक। आपको जीवन का अधिकार मिला हुआ है। जीवन का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि जब तक आपकी मर्जी तब तक जिए और जब मर्जी तब कहें कि नहीं अब जिएंगे नहीं क्योंकि हमारी जिंदगी का अधिकार हमारे पास। क्यों, ऐसा होता है क्या? बताइए, है?
मिस्टर मोती ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जीवन का अधिकार का मतलब है जीवन जीने के लिए जो आधारभूत चीजें हैं, वायु, स्वच्छ जल, पेट भर भोजन, ये चीजें आपको मिलनी चाहिए। अगर आपका कोई स्वच्छ वायु दूषित कर रहा है तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। आपका कोई स्वच्छ जल दूषित कर रहा है तो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। आपके भोजन में कोई बाधा पहुंचा रहा है, ठीक है, भोजन आपका दूषित कर रहा है तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। और दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मैंने आपको बताया ना कि मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी, चश्मा लगाया है, ठीक है, और आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह आपने रेड, ब्लू, वाइट, ग्रीन किसी भी कलर की टी शर्ट पहनी होगी। आप आज दाल चावल खाएंगे कि दाल रोटी खाएंगे कि सब्जी रोटी खाएंगे कि आज खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, वो आपकी मर्जी, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से क्या बात करेंगे, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, कौन सी बात कर रहे हैं फोन पर, इसे कोई टैप नहीं कर सकता जब तक कोर्ट इसके लिए ऑर्डर ना करे, ठीक है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी स्वतंत्रता, तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ये सारे अधिकार छिपे हुए हैं। निजता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, आपको कहाँ कपड़ा पहनने, खाना खाने का अधिकार, और आपकी जीवन की सुरक्षा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 और 20 किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं होते, ठीक है। इसी 21 में एक और आर्टिकल जोड़ा गया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, आर्टिकल 21A। इसमें बताया गया कि आपके 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने शिक्षा का अधिकार दिया। इसमें आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। अगर आपको किसी भी कारण से सरकार, प्रशासन या किसी व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है, नजरबंद किया है, तो उसे उसका कारण बताना पड़ेगा। और जिसे आपने गिरफ्तार किया है या सरकार ने गिरफ्तार किया है, उसे अपने वकील से परामर्श करने का भी अधिकार दिया गया है। जिसे आपने अरेस्ट किया है, बंदी बनाया है, 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना अनिवार्य है। अगर नहीं किया तो आप दंड के भागीदार होंगे, क्योंकि न्याय करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है। गिरफ्तारी और नजरबंदी की अवस्था में संरक्षण, मतलब ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने देश के नागरिकों के लिए लागू होती हैं। अगर कोई व्यक्ति शत्रु देश का निवासी है तो उसके लिए ये कानून लागू नहीं होता। क्लियर? पाकिस्तान का कोई व्यक्ति पकड़ा गया, चाइना का कोई व्यक्ति पकड़ा गया, तो उसके लिए ये कानून लागू नहीं है। उसका वकील जाकर के कोर्ट में नहीं कह सकता कि 24 घंटे बीत गए, उसे न्यायालय के सामने नहीं लाया गया, क्योंकि ये अधिकार उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मित्र राष्ट्रों और अपने देश के नागरिकों के लिए। ओके, तो गाइज ये रहा आज का सेशन। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स बचे हुए आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, 30 एंड 32 हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या आप लोग कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं? क्योंकि आज के सेशन में भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं। वैसे क्वेश्चन तो मैं कल पूरे अटेम्प्ट कराऊंगा, लेकिन आज भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो अगर करना चाहते हैं तो ये रहा आपका पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य की परिभाषा देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव ए डेफिनेशन ऑफ द इंडियन स्टेट? आर्टिकल 1, आर्टिकल 5, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 15। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? और ये रहे 15 सेकंड के आपके 4 विकल्प। यस, 15 सेकंड के 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं और आपको इसका आंसर करना है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। और 69% लोगों ने बताया है कि आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। आपको मैंने समझाया और बताया अभी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है, और 12 में बताया गया है कि स्टेट किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये पहुंचा, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? मैंने आपको बताया कि सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा
आपके संविधान में संशोधन किया गया, लेकिन इसे लागू कब किया गया? अप्रैल 2010, अप्रैल 2004, अप्रैल 2008, अप्रैल 2012? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? स्टार्ट 15 सेकंड फॉर यू। ये 15 सेकंड आपके स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप काफी गलतियां करेंगे इसमें।